आज हम लोग देखेंगे कि आर्किटेक्चर यानी कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था हमारा 4004, उसके बाद अपग्रेड करने के बाद 8 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर हमें मिला, वो मिला 8085। तो वो कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद एड्रेसिंग मोड्स को देखेंगे कि एड्रेसिंग मोड्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशंस को। ओके, सो नो माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो हमारा 8085 आर्किटेक्चर है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। सो 8085 बेसिकली बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चर है, बहुत ही पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर भी है, ठीक है। इसमें हर एक चीज, जो स्मॉल इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, ये रजिस्टर सेलेक्ट हुआ, ठीक है, सॉरी, सो ये रजिस्टर सेलेक्ट हुए, ये सारे रजिस्टर्स जो दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एएलयू हुआ, चाहे एक्यूमुलेटर हुआ, चाहे टेम्पोररी रजिस्टर हुआ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोडर हुआ, इंटरप्ट हुआ, सीरियल आईओ हुआ, टाइमिंग एंड कंट्रोल हुआ, ये सब अपने इंडिविजुअल एक टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। यानी कि आप 8085 अगर पढ़ते हो अच्छे से, तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स ये सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये इनका खुद का इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन भी है आपके इस यूनिट में, इस माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। सो एक चीज और मैं बोलूंगा, ये 8085 आपके एकेटी में बहुत पूछा जाता है कि आर्किटेक्चर इसका ड्रॉ करो। आपके जो लैब सेशंस होते हैं, जब वाइवा होता है, तो ये पूछा जाता है 8085 इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर का वर्किंग बताइए कि कैसे वर्क करता है। वन सेकेंड, ठीक है। सो इसके बाद आपसे दूसरी चीज जो पूछी जाती है कि इसमें ये कह दिया जाता है कि अगर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो 8085 में कैसे वो वर्क करेगी, ठीक है। ये तीन तरीके के क्वेश्चंस आपसे वाइवा के टाइम पर, और हो सकता है आपके नॉर्मल थ्योरी में पेपर में भी पूछा जाए। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे ही हमें क्या करना है, अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराना है, जो भी हमारे प्रोग्राम अवेलेबल होंगे लैब में, ठीक है। इसी का हम सिमुलेटर यूज करते हैं। तो 8085 को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर सिर्फ तीन पोर्शन देखें अगर ध्यान से, तो ये पहला पोर्शन दिख रहा होगा आप सभी को, आप अपने डायग्राम में देखिएगा। ये पहला पोर्शन जो कि हमारा यूज हो रहा है रजिस्टर के लिए, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर एक ऐसा टर्म है जिसे आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, यानी ये पूरा प्रोग्रामेबल पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि डेटा स्टोर का है, लेकिन ये यूज हो रहा है, ये हमारा असेंबली प्रोग्राम में यूज होगा। अभी तक हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज का देखा, मशीनी लैंग्वेज देखा, मशीनी लैंग्वेज में 01 यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में नॉर्मल वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन हम लोग काम करेंगे असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। वन सेकंड, तो एक कंटेंट हो गया रजिस्टर का, दूसरा हो गया असेंबली लैंग्वेज का, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या कहा कि इसके पूरे पोर्शन को, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर ले, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये बेसिकली क्या है, रजिस्टर का पोर्शन है। इतना पोर्शन जो हम बात करें, इतने, ठीक है। सो इस पोर्शन की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली किसके लिए यूज होगा, कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा इस चीज को कि इतना बड़ा आर्किटेक्चर है, कैसे इसे याद करें, कैसे क्या करें। अभी बहुत ही चुटकियों में ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आपको याद भी हो जाएगा आर्किटेक्चर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। बस आप एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, जो चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ, इतना चीज क्या मैंने बताया, ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। प्रोग्रामिंग में क्या यूज हो रहे हैं, रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, और किसमें प्रोग्रामिंग करनी है हमें, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इतना पोर्शन किसके लिए यूज हो रहा है, कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और इतना पोर्शन ये क्या हो रहा है, इंटरफेसिंग के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, इंटरफेसिंग के लिए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक सभी को। पहली चीज पोर्शन रजिस्टर्स के लिए यूज हो रहा है, दूसरा पोर्शन कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहा है, और तीसरा फिर जो हमारा यूज हो रहा है वो इंटरफेसिंग। ये सब क्या है, ये सब हमारे पिंस हैं, ये सारे पिंस हैं, ठीक है। इस माइक्रो प्रोसेसर का ये सारे क्या है, पिंस हैं। यहाँ पे भी नीचे टोटल कितने पिन होंगे, टोटल 8085 में 40 पिंस होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 40 पिंस होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं वन बाय वन, एक एक चीज को लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं अपने रजिस्टर्स को, रजिस्टर बेसिकली क्या होते हैं। सो हम नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे आते हैं। सो रजिस्टर की बात करें, ठीक है। सो रजिस्टर आपने देखा होगा, अगर हम नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे जब, तो हमने क्या क्या दिया था, इनपुट दिया था, सिंपल आर्किटेक्चर, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर आ गया मेमोरी, यहां पर आ गया रजिस्टर, यहां पर आ गया एएलयू, यहां पर आ गया सी, और यहां पर आ गया आपका आउटपुट। कुछ इस टाइप में आ रहा था, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला था, इसी को बोला था माइक्रो प्रोसेसर। आपने ये देखा माइक्रो प्रोसेसर के इनसाइड में क्या है, रजिस्टर है ना, यानी कि रजिस्टर कहां पर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। अब
रजिस्टर करता क्या है, रजिस्टर हमारे पास बेसिकली डेटा को स्टोर करता है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो डेटा को डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए अगर हम मान लो हमारे पास एक बैग है और एक पॉकेट है, ठीक है, पैंट की पॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक बैग है एक पॉकेट है, तो हम दोनों में तो डेटा डालते हैं, दोनों में ही डेटा डालते हैं, पॉकेट में भी कुछ ना कुछ सामान होता है, बैग में भी कुछ सामान होता है, लेकिन बैग में क्या होता है, काफी ज्यादा सामान होते हैं, ठीक है, और पॉकेट में क्या होता है, कुछ जरूरी सामान होता है। तो सेम इट इज रजिस्टर का भी काम यही है कि इसमें हम कुछ ही डेटा देते हैं जो जरूरी और नेसेसरी डेटा को यूज करना होता है। इसलिए इसकी जो जितनी बिट होती है वो कितनी होती है, 8 बिट होती है, ठीक है, क्लियर। रजिस्टर हमारा कितनी बिट का होता है, 8 बिट का होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें कुछ ही डेटा का यूज होता है। और बाकी बैग्स की अगर बात करें तो बैग्स एज ए मेमोरी काम करता है, मेमोरी में काफी सारा डेटा होता है, ठीक है। अब 8 बिट कैसे काम करता है रजिस्टर में, तो कुछ इस टाइप में मान लो हमारे पास 8 बिट है, रजिस्टर में फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हमेशा 1 बिट कंटेन करता है, 0 या 1, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो 8 बिट है, 0 0 0 0 1 0 0 1, तो 4 4 8 बिट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम हेक्सा, 4 बिट का पेयर बना लो, ये 4 बिट हो गए, तो ये क्या हो गया 0, ये 4 बिट हो गया, ये क्या हो गया 1 2 4 8, यहाँ पे ऐसे इसकी बाइनरी लिखो 1 2 4 8, तो कितना हो गया 8 1 9, तो 9H, ये आ गया आपका हेक्सा। और इसी को ही हम यूज करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज में। ध्यान रखना, रजिस्टर्स को हम लोग क्रिएट नहीं करते, प्री डिफाइंड रजिस्टर्स हमारे 8085 में यूज होते हैं, और इन्हीं का यूज करके हमें क्या करना है, इन्हीं का यूज करके हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। सो मैं अगेन आपको रिपीट करता हूं, मैंने बताया क्या कि मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जैसे ये पोर्शंस अगर बात करें तो ये रजिस्टर को मेंटेन करता है, ये कैलकुलेशंस को मेंटेन करता है, और ये पोर्शंस हमारा इंटरफेसिंग को, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स बेसिकली हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, कितने बिट डेटा को स्टोर करते हैं, 8 बिट डेटा को स्टोर करते हैं। और 8 बिट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने 8 बिट को कुछ स्टेप में यूज किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 0000100001। अब इसको मैंने हेक्सा में कन्वर्ट किया, हेक्सा में जब कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट का हम पेयर लेते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 4 बिट का जब हमने पेयर लिया तो ये 0 की बाइनरी हुई, और बाकी की कितनी बनी 9 की बाइनरी हुई, ठीक है। तो जो हमारा 09 आया वो किसमें आया, हेक्सा में, तो 09H। और यही चीज हम हमेशा ध्यान रखना, इसी चीज को हम यूज करेंगे अपने असेंबली लैंग्वेज में, जब भी हम कोड करेंगे तो हम हमेशा असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज करेंगे, हेक्सा यूज करेंगे, ठीक है। 8085 में ही हमारा एग्जीक्यूशन होगा, और 09H या कोई भी टर्म हो, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे 09H यूज करेंगे, या कोई भी नंबर्स यूज करना हो तो उसे किसमें कन्वर्ट करके रखेंगे, हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लो हमारे पास, जैसे अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो हम यूज करते दो नंबर को ऐड करने के लिए A इक्वल टू 2 B इक्वल टू 3, अगर दो नंबर का प्रोग्राम होता है ऐड करना होता है तो A प्लस बी यूज करते तो पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, फिर उसके बाद C इक्वल टू A प्लस बी करते हैं और C में डेटा स्टोर कर देते। लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे क्योंकि ये तो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में क्या है, ये बेसिकली रजिस्टर का यूज करता है, और रजिस्टर हमारा हार्डवेयर पार्ट होता है, और हार्डवेयर पार्ट को हम क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर हम कितने भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जितने आपके मतलब रजिस्टर्स होंगे उन्हीं का यूज करके आपको क्या करना है, अपना एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब बात आती है रजिस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो रजिस्टर्स हमारे पास जो बेसिकली यूज किए जाते हैं, जो प्रोग्रामर को दिए जाते हैं, वो होते हैं हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। ध्यान से समझना, जो प्रोग्रामर को दिए जाते हैं, जो सिर्फ प्रोग्रामर यानी कि आप लोग जो यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे, जनरल पर्पज रजिस्टर, वो कुछ भी हो सकते हैं ABCDE, ठीक है। अब हम बात करें अगर पूरे डायग्राम की, तो उसमें डायग्राम में कौन कौन से रजिस्टर है जनरल पर्पज रजिस्टर, तो ध्यान से देखो अपने डायग्राम में, ये पहले बी की मैं बात करूं तो ये बी आपका एक रजिस्टर है जो 8 बिट का है, ठीक है। फिर उसके बाद सी 8 बिट का है, डी 8 बिट का है, ई आपका 8 बिट का है, एच 8 बिट का है, और एल भी 8 बिट का है, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर है, यानी कि बी सी डी ई एच एल, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। लेकिन हमने पढ़ा था जनरल पर्पज रजिस्टर तो 7 सीपीयू बिट का होता है, क्योंकि आपको कोआ में मैंने बताया था 7 सीपीयू बिट जब भी आती है, 7 सीपीयू रजिस्टर जब भी होते हैं वो जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। तो एक रजिस्टर आपका ये भी होता है एक्यूमुलेटर, जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग क्यों है, इसके भी पीछे थ्योरी है, ये अलग क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अभी फिलहाल हमने 6 रजिस्टर्स यूज किए हैं जनरल पर्पज रजिस्टर, ऊपर वाले चीजों को अभी मत इंक्लूड करना कि WZ क्या है, ये मैं बाद में बताऊंगा, इसे होल्ड पे रखना, ठीक है। जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं उसे क्लियर करते चलना, आर्किटेक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात की जनरल पर्पज रजिस्टर क्या थे, BCDEHL, और कितने कितने बिट के, 8 बिट के। अब सपोज दैट अगर हमारे रजिस्टर में या रजिस्टर का साइज इन केस या हमारी कोई वैल्यू ऐसी आ जाए जिसमें 8 बिट से ज्यादा लग रहा हो, यानी कि 16 बिट लग रहा हो, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। 16 बिट अगर हमारी कोई वैल्यू आ रही है तो 16 बिट के लिए हमारे पास तो 8 ही बिट है, 16 बिट के लिए क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, पेयर हम बनाएंगे जैसे हमारे पास इससे पहले कि आपने
सी डी ई एच, यही तो 6 थे। ठीक है, तो इन रजिस्टर में 8 बिट, ये 8 बिट का था, 8 बिट का था, ये 8 बिट का। ठीक, हम जब पेयर बनाएंगे तो ये पूरा पेयर अगर एक, तो ये कितनी का हो जाएगा, 16 बिट का। ये पूरा पेयर बनाएंगे कितनी बिट, 16 का। पूरा एक साथ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, बिट का। तो अगर वैल्यू 60 लिखी थी, याद आप कितना पेयर, बी का पेयर ले, बी होगी सी होगी, ऐसे ई का पेयर, ऐसे ही हम का पेयर। तो ये पेयर होते हैं, बिट कितनी है, बिट होती है। इतनी चीज क्लियर। सो हमने देख लिया था असेंबली लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा था, और माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स यूज होते हैं, और रजिस्टर्स के अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमने देख लिया। अब कुछ बात होती है स्पेशल रजिस्टर्स की। ठीक है, अब स्पेशल्स क्यों हुए, इसके लिए भी रीजन है यार। स्पेशल्स क्या होते हैं, ये प्रोग्रामर नहीं यूज करता। प्रोग्रामर का मतलब हम लोग, ठीक है, कोई और नहीं। प्रोग्रामर नहीं यूज करेगा इसे, कौन यूज करेगा, इसे यूज करेगा म्यूपी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर अपने पर्सनल के लिए, अपने पर्सनल कुछ रजिस्टर्स यूज करता है, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल क्या, पर्पस रजिस्टर। और स्पेशल पर्पस रजिस्टर में कौन कौन सा आता है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, और ये कितनी बिट का होता है, ये होता है 16 बिट का। चलो देखते हैं प्रीवियस वाले आपके इसमें डायग्राम में। थोड़ा समय से इरेज कर देता हूं जिससे और क्लियर हो जाए। इरेज हो नहीं पा रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं उसे और अंडरलाइन कर देता हूं, एक सेकंड। सो यहाँ पर ये देख रहे होंगे, स्टैक पॉइंटर दिख रहा है आपको 16 बिट का, और यहाँ पर आपने अपने डायग्राम में देखेंगे तो प्रोग्राम काउंटर दिख रहा होगा 16 बिट का। तो ये आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जो कि कौन यूज करता है, म्यूपी यूज करता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है, किसके लिए, अपने पर्पस के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, जनरल पर्पस रजिस्टर कौन यूज करता है, प्रोग्रामर यूज करते हैं, यानी कि हम लोग यूज करते हैं। कब, जब हमें वो कोड असेंबली लैंग्वेज में करना होता है। लेकिन जब हम कुछ स्पेशल रजिस्टर्स की बात करते हैं, जो कि कौन यूज करता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पॉइंट है, इसे यहां से समझ लेना, क्योंकि अब आर्किटेक्चर इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर पूरा पूरा। ठीक है, ना समझ में आए बीच में बोल देना। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशल पर्पस रजिस्टर में अभी हमने बोला कि हमारा कौन सा पहला स्पेशल है, प्रोग्राम काउंटर। ये हो गया हमारा प्रोग्राम काउंटर। यहां पर हो गई मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी है। मेमोरी में क्या अवेलेबल होता है, मेमोरी में आप लोग कहोगे डेटा अवेलेबल होता है, वेरी गुड, सही है। ठीक है, डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर हमारा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता है। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस कहां मिलेंगे हमें, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हमें मेमोरी के अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा कुछ एड्रेस होगा, और यहाँ पे क्या होंगे, कुछ डेटा होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा होगा, या क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, या हमारा क्या होगा, कुछ स्टैक्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कहां अवेलेबल होती है, यहाँ पे अवेलेबल होती है मेमोरी में। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर यहां से डेटा को टेक करेगा। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जल्दी से बताओ। सर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन कर रखता है। वेरी गुड, जो नेक्स्ट एड्रेस, अब आपका एड्रेस जो है वो कंटेन करे। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा। वो तो एड्रेस को तो एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, वो तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा। और प्रोग्राम कहां होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यानी कि इंस्ट्रक्शन, यानी कि डेटा को एग्जीक्यूट कराना चाहिए। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो एड्रेस कंटेन करेगा। तो एड्रेस हमारा सपोज दैट 00001 है, और इस पे कुछ डेटा पड़ा है ए। ठीक है, तो ये 00001 तो ले लेगा, लेकिन किसके थ्रू आएगा, ये तो हवा में तो डेटा आएगा नहीं यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर पर। इसके लिए यूज होगी कौन सी बस, एड्रेस बस। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जब हमारा कोई डेटा लेता है, किसका, वो कौन सा डेटा लेता है, पहली चीज वो डेटा नहीं लेता, एड्रेस लेता है। उस एड्रेस पे वो जो डेटा होता है वो फैच होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस लिया, और एड्रेस किसके थ्रू लिया, एड्रेस बस के थ्रू लिया। अब उसके बाद यहां पर आता है, यहां पर IR। ठीक है, यहां आते हैं ID, ये ले लेते हैं D, और ये ले लेते हैं C। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये IR क्या, ये ID क्या, ये D क्या, ये C क्या है। तो देखो प्रोग्राम, यहां से समझना, प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस फैच किया यहां से मेमोरी से। ठीक है, एड्रेस तो आ गया यहां पर, लेकिन म्यूपी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। म्यूपी तो प्रोग्राम के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली काम ये है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोग्राम काउंटर में जब एड्रेस आया है, तो एड्रेस पे जो डेटा है वो तो आया ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कंट्रोल सिग्नल भेजेंगे फैच करने के लिए, कि उसका डेटा को फैच करो। तो जैसे ही वो डेटा फैच होगा, कंट्रोल सिग्नल भेजा हमने सी, यहाँ पे रीड कंट्रोल सिग्नल भेजा, रीड किया उसके डेटा। जैसे ही रीड किया तो वो क्या करेगा, कौन सा एड्रेस बस यूज करेगा, डेटा बस। वहां से डेटा को उठाएगा और कहां पे डाल देगा, कौन से रजिस्टर में, बताओगे कौन से रजिस्टर में डालेगा,
इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में, ठीक है। IR क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यहां पर वो डेटा आ जाएगा। अब फिर MIPI क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को रीड आउट करेगा, यानी कि डिकोड करेगा। मान लो सपोज दैट हमारे पास 01000001 हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, इसको डिकोड करेगा, यानी कि पहले इसे समझेगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। डिकोड करने के बाद क्या करेगा, वो फाइनली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर आप लोग नॉर्मल डेली लाइफ में व्हाट्सएप सिंबल यूज करते हो, व्हाट्सएप मेनू देखते हो, व्हाट्सएप मेनू पे जब क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप मैसेजेस खुलते हैं, काफी लोगों के नाम खुलते हैं, उसके अंदर फिर जाते हो, मैसेज देखते हो, तो सबसे पहले आपने क्या किया, MIPI से कहा कि भाई ये मेरा व्हाट्सएप है, मैंने इसे प्रेस किया, उसने कोड को समझा और तुरंत ही वो क्या किया, अपने उस प्लेटफॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। यानी कि उस रजिस्टर को आपने क्या किया, आपने कोई वैल्यू लाई, उस रजिस्टर के अंदर उसने फैच किया, फैच करने के बाद उसे डिकोड किया, उसे समझा, देन उसके बाद वो फाइनली क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। ये चीज इतनी क्लियर हुई, सभी को क्लियर है? यस सर। मैंने सभी का रिस्पॉन्स चाह रहा हूं, सिर्फ एक स्टूडेंट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब बात करते हैं प्रीवियस, पुराने जो हमारा आर्किटेक्चर था उसमें जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपने रजिस्टर, आपका जो भी आर्किटेक्चर बना है उस पे देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये ठीक। प्रोग्राम काउंटर है 16 बिट का, यहाँ पर हमने कोई प्रोग्राम कोड दिया, यहाँ पर कोड दिया, यहाँ एड्रेस आ गया। एड्रेस आने के बाद क्या करेगा, एड्रेस आने के बाद वो एड्रेस डेटा यानी एड्रेस बस का यूज करेगा, जो कि हमने प्रोग्राम काउंटर को 16 बिट को पार्टीशन कर रखा है 8 बिट में। देखो ध्यान से, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया, तो एड्रेस से हमने प्रोग्राम काउंटर में क्या लाए, एड्रेस वैल्यू लाए, यानी कि जहां पे वो डेटा है उसका एड्रेस हमने यहां से कंटेन कर लिया, इसमें आ गया, ठीक। अब डेटा लाना है, तो डेटा के लिए क्या यूज किया, डेटा बस यूज किया, देखो यहाँ पे लिखा है डेटा स्लैश एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा बस यूज हुआ, और डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, देखो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। अब बाई डायरेक्शनल जैसे ही डेटा आया तो ये तो ट्रैवल करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी बैठ जाएगा जाकर, नहीं ना। तो ये डेटा ट्रैवल होते हुए कहां पे जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर में जैसे ही स्टोर होगा वैसे ही क्या होगा, इसको डिकोड करने के लिए भेजेगा, जैसे ही डिकोड होगा वैसे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर तो है टाइमिंग एंड कंट्रोल, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, तो ये भी अभी मैं बताऊंगा। तो आपको क्या क्या चीज क्लियर हो गई, ये आपका BCDEHL और प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस, डेटा एड्रेस, और ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये चीज क्लियर हो गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो रजिस्टर सेलेक्ट लिखा है, यहाँ पे जो भी रजिस्टर सेलेक्ट होगा, यार बी का हो, चाहे सी का हो, चाहे डी का, कोई भी डेटा का एड्रेस यहाँ पर आएगा प्रोग्राम काउंटर पे, उससे डेटा यहां से उठेगा, ये इस रजिस्टर में स्टोर होगा, तो इससे डेटा स्टोर हो जाएगा। डेटा स्टोर होने के बाद कहां पे जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोड करेगा और देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो अभी मैं बताता हूं। तो इतनी चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, यही इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही लिखा जाएगा और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं, अगर बात करें हम ऐड बी, ठीक है, सिंपल सा। तो कई लोग सोचेंगे ऐड बी है क्या, क्या हो रहा है। तो हमारे पास कुछ वैल्यू है, अगर 3,4, तो नॉर्मल अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और उसमें क्या करते हैं, सी प्लस ए प्लस बी करते हैं, प्रोग्राम करते थे। ए में वेरिएबल स्टोर करा दी, ये बी में वैल्यू स्टोर करा दी, उसके बाद सी में पूरा रिजल्टेंट स्टोर करा दी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें तो रजिस्टर का यूज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें असेंबली लैंग्वेज लिखना है, एग्जीक्यूशन करा, यानी कि एक सिमुलेटर में एग्जीक्यूशन करा। तो ये इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाए, तो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमें रजिस्टर्स का यूज करना पड़ेगा, और रजिस्टर्स हमारे पास क्या है, बी है, सी है, डी है, ई है, एच है, एल है, और ए भी है। लेकिन ए क्या है, ए हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर में तो आता है, लेकिन हमने इसको एक स्पेशल रजिस्टर बना रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। जब भी स्पेशल की बात हुई तो कौन यूज करेगा, MIPI यूज करेगा, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में ये आ गया ए, और ए में जो पहली वैल्यू होगी प्री डिफाइंड वैल्यू होगी, यानी कि आपको कोई दो वैल्यू गिवन हो, अगर 4, 6, ठीक है, 8, 9, 10, 11, तो पहली वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो ए होगी, ठीक है। हमेशा पहली वैल्यू क्या होगी, ए होगी। कोई भी वैल्यू पहली होगी वो क्या होगी, हमारी ए होगी, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, अगला इंस्ट्रक्शन बोला है ऐड बी, तो किसमें ऐड करना है, बी को ए में ऐड करना है, ठीक है। यानी बी को ए में ऐड करना है और वापस से कहां स्टोर कराना है, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना इस इंस्ट्रक्शंस को, कि हमारा असेंबली लैंग्वेज में, जिसे हमने बोला था सिंगल इंस्ट्रक्शंस, याद हो, अगर 0, 1, 2, 3 4 तरीके के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखे थे। तो 0 में तो हमने सिर्फ पुश एंड पॉप ऑपरेशन पढ़ा था, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर पढ़ा था ना, जिसमें हम एक्यूमुलेटर में ऐड भी कर रहे थे और स्टोर भी कर रहे थे। तो वो सेम यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब
इसको अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कुछ इस टाइप में, MBI मूव इमीडिएटली, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 05H, ये आपका रजिस्टर हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई, जैसे हमने बताया था कि वैल्यू हेक्साडेसिमल में लिखना है, ये वैल्यू सीधे एक्यूमुलेटर में तुरंत क्या हो गई, मूव हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, MBI B, 0,6H, ठीक है, तो 0,6H किसमें इमीडिएटली मूव हो गई, बी में हो गई। अब कौन सा इंस्ट्रक्शन दे दे, ऐड बी, तो ऐड बी का मतलब क्या हो गया, जो बी की वैल्यू जो मूव हुई है वो किससे ऐड हो जाए, ए से हो जाए, और उसके बाद कहां स्टोर हो जाए, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाए। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हुई सभी को? यस सर। ठीक है, सिर्फ एक स्टूडेंट, सभी को क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की। तो एक्यूमुलेटर का मतलब क्या हो गया, एक्यूम करना, तो सारी चीजें उसने क्या की, एक्यूम कर ली, एडिशन कर लिया, एडिशन करने के बाद अपने में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है फ्लैग्स का, कुछ काम होता है, लेकिन पहले हम उसको आर्किटेक्चर में चलते हैं। आर्किटेक्चर देखना अपना, फिर से ओपन कर लेना। आर्किटेक्चर में देखो हमने क्या किया, यहाँ पे गए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, तो पहली वैल्यू तो हमें रजिस्टर से मिल रही है, रजिस्टर से यानी कि इस वाली रजिस्टर, और ये रजिस्टर क्या है, ये हमारे टेम्पोररी रजिस्टर है, यानी कि जो प्रोग्रामर यूज कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू थी, जो भी हो, 3 हो 4 हो, बी की वैल्यू, और पहली वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो 2 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, प्री डिफाइंड है, तो ये पहला ए की वैल्यू यहाँ हो गई और बी की वैल्यू यहाँ पे होगी। कोई भी रजिस्टर जो यूज हो रहा हो, डी हो, ई हो, एच हो, एल हो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ बी ही हो, ठीक है, आप डी भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, एच भी यूज कर सकते हो, एल भी यूज कर सकते हो। तो ये डेटा वैल्यू कहां से आएगी, इससे आएगी, यहाँ पे डेटा जाएगा, और ये यानी कि इसका जो सिंबल का मतलब होता है ऑपरेंड, और ऑपरेंड हमारे कौन कौन से हैं, ए और बी। ए और बी क्या होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन। जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो क्या करेगा, वापस से यहां भेजेगा ऊपर डेटाबस के पास, और डेटाबस क्या करेगी, एक्यूमुलेटर में वापस से स्टोर कर देगी। यही चीज मैंने अभी बताई। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस हमारे क्या हुए, जैसे ही एग्जीक्यूट हुए वैसे क्या किए, वापस से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गए। अब बात करें नेक्स्ट फ्लैग्स की, तो फ्लैग्स क्या करता है, फ्लैग्स बेसिकली हमारा स्टेटस बताता है। किसका स्टेटस बताता है, रिजल्टेंट का स्टेटस बताता है। रिजल्टेंट कहां स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेटर में स्टोर हुए। रिजल्टेंट कहां स्टोर हुए हैं, एक्यूमुलेटर में स्टोर हुए, और एक्यूमुलेटर में ये वैल्यू क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जीरो है, क्या है, ये कौन बताएगा, ये फ्लैग्स बताएगा। फ्लैग्स कितनी बिट का होगा, 5 बिट्स, सॉरी फ्लैग्स जो होते हैं हमारे 5 होते हैं और 8 बिट्स होते हैं, और फ्लैग्स हमारा फ्लिप फ्लॉप कंटेन करता है, यानी कि 0 और 1। ठीक है, तो 8 बिट में कई कैटेगरी के फ्लैग्स हो सकते हैं, हो सकता है आपका साइन हो, साइन फ्लैग, यानी कि वो बताए 0 है या 1 है। ठीक है, रिजल्टेंट में हमारा क्या वैल्यू आई, 0 आई है कि 1 आई है, ये बता दे। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कैरी फ्लैग, कैरी है कि नहीं है ये बता दे। ठीक है, ऑक्सिलरी फ्लैग्स होते हैं, ये बताते हैं। ठीक है, पैरिटी फ्लैग होते हैं, ये बताते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, एक और होता है फ्लैग जीरो, जेड, जीरो फ्लैग। ठीक है, ये भी आपको बताता है कि 0 है कि नहीं है। पैरिटी का मतलब इवन पैरिटी में रिजल्टेंट आया है कि ऑड पैरिटी में आया है, ठीक है, उसका आपकी वैल्यू दे देगा। ऑक्सिलरी कैरी में कैरी आई है कि नहीं आई, साइन हमारा कैसा है, 0 है कि 1 है, मतलब रिजल्टेंट में 0 आया कि 1 आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, ये बताएगा। कैरी क्या है कि नहीं है, ये बताएगा। अब देखो यहाँ पर एक सिंबल डाउन साइड में भी है, फ्लैग्स के जस्ट नीचे, आपके डायग्राम में होगा, देख लेना, फ्लैग्स के जस्ट साइड में नीचे डाउन में। इसका मतलब यही है कि अगर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, सपोज दैट 1 1 0 1 0, ठीक है, और 0 1, अब जैसे ही इसको ऐड करोगे 1 1 0 हो जाएगा और 1 कैरी आ जाएगी। तो कैरी का मतलब क्या हुआ, अभी भी रिजल्टेंट क्या है, वापस से एएलयू में जाएगा। ठीक है, अभी ऐड करना बाकी रह गया, तो इसलिए ये डाउन साइड में, और वापस से फिर हमने क्या किया, ऊपर कर दिया। और ऊपर क्यों किया है, क्योंकि इसके रिजल्टेंट को चेक करके हम बताएंगे अपना फ्लैग का स्टेटस। तो फ्लैग क्या करता है, स्टेटस बताता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा आर्किटेक्चर हो गया लगभग। अब बात करते हैं नीचे टाइमिंग एंड कंट्रोल की। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल क्या करता है, आपका ब्रेन क्या करता है, पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, ब्रेन क्या करता है, आप लोग बताओ, ब्रेन क्या करता है आपका, साक्षी? साक्षी? यस सर, सारी साक्षी, मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। ओके डाटा में कब क्या करना है। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट कपिल, यस सर। ब्रेन क्या करता है? सर एक तरीके से मतलब सर एक तरीके से एक्शन लेता है सर, जैसे कि कोई भी स्टिमुली उसके अगेंस्ट रिस्पांस भी देता है उस हिसाब से सर। ओके, मासूम? मासूम क्या करता है ब्रेन? चलो, टाइम देने ब्रेन आपकी बॉडी कंट्रोल करता है, बॉडी को खुद काम नहीं करेगा, कोई भी चीज नहीं करेगा, ब्रेन आपको खुद से काम करवाएगा। अगर आपको उठना है तो ब्रेन ही ने इंस्ट्रक्शन दिया, आप उठ गए। आपको रेस्ट करना है तो ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया, आप
बॉडी रेस्ट करने लगी। आपको कोई भी चीज पिक करनी, ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने उसे हैंड से पिक किया, और लेफ्ट हैंड से पिक करना, राइट हैंड से पिक करना, ये आपके ब्रेन ने बताया। ठीक है, सेम इट इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर में भी ये क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल, एक तरीके का ब्रेन है, यानी कि सारी चीजें आपकी यहाँ से कंट्रोल होती हैं। तो पहली चीज आपको मैं बता दूं, ये कुछ काम करता, ये काम आता है सबसे। तो ये अगर जैसे ही इसको पता चला, अच्छा इनकोडिंग है, इनकोडिंग करने के एग्जीक्यूशन होना है, तो एक्शन के लिए देखो पहले तो डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद ये पूछेगा कि भाई मैंने पढ़ लिया, अब इसको क्या करना है, इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस टाइप का, एएलयू का, तो ये ऐसे सिग्नल भेज देगा इस साइड, ऐसे कुछ हर जगह भेज देगा, जहां 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 जगह भेजने सब जगह भेज देगा। तो जैसे ये तो ये एलयू चला है, में कौन है, कौन सी बिट है, तो ये बिट देखेगा, बिट अच्छा बी रजिस्टर से डेटा है, तो बी रजिस्टर के लिए थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी रजिस्टर में स्टोर करा दिया, और ए में पहली वैल्यू प्री डिफाइंड, तो इसलिए यहाँ डायरेक्टली पहुंच गया। ठीक है, इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म कराया, वापस से कहां चला गया, डेटा बस में। अब डेटा बस से कहां जाएगा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में क्यों जाएगा, क्योंकि क्या था, डेटा हमेशा कहां स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, तो वापस से एक्यूमुलेटर में स्टोर करा दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है काम करवा, किससे काम करवाना, इन सारी चीजों से, यानी कि कंट्रोलिंग करना पूरी तरीके से। अब अच्छा ये चीजें, ये पिंस डायग्राम है, तो ये पिंस डायग्राम आपको मैं नेक्स्ट जो हमारा पिन डायग्राम है 8085 का, जिसमें हमने बात की 40 पिंस की, उसमें मैं ये सारी चीजें डिराइव करूंगा इंडिविजुअली। अब इंटरप्ट क्या है, हो सकता है इंटरप्ट का मतलब ये भी है, अब एक तरीके से ये समझो, जैसे हम लोग ने यूनिट 5 में डीएमए में पढ़ा था इंटरप्ट का यूज। ठीक है, कि हमारी कोई प्रोसेसिंग चल रही है, जो डेली आपको पता है कि एक्यूमुलेटर से एएलयू जाएगी या टेम्पोररी से रजिस्टर है, अगर किसी भी बाहर आउटसाइड में किसी ने कोई सिग्नल भेजा, तो वो प्रोग्राम उस जगह पे ना जाके उस जगह पे चला गया जहां से वो इंटरप्ट सिग्नल आ रहा है, तो ये हमारा होता है इंटरप्ट। ठीक है, तो ये कैसे कंट्रोलिंग होती है, इसके लिए कुछ पिंस हैं, ये भी मैं बताऊंगा, ये इसमें नहीं है 8085 में, आपको इन सब के बारे में नहीं लिखना है। ठीक है, ये मैं अलग से बताऊंगा, क्यों, क्योंकि इनका अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, फिर बात करें सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, दो तरीके के पिंस होती हैं, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। ठीक है, और ये कम्युनिकेट कैसे करती है, डेटा बस से कम्युनिकेट करती है, ये देखो ये बनाओ। तो ये आई थिंक आपको पूरा आर्किटेक्चर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इस पूरे आर्किटेक्चर में क्या चल रहा है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ओवरऑल बहुत बारीकी से समझना, अपने आर्किटेक्चर को देखो, उसमें लिखा है पहले आपके WZ जो कि टेम्पोररी रजिस्टर है, जो कि म्यूपी यूज करेगा, हम लोग यूज नहीं करेंगे, W और Z भी हमारा म्यूपी यूज करता है। ठीक है, तो इसको हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर बना रखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टेम्पोररी रजिस्टर बोल दिया, लेकिन है नहीं, ये टेम्पोररी रजिस्टर नहीं है, ध्यान रखना, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, जो कि म्यूपी यूज करेगा। फिर उसके बाद BCDEHL ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है, जिसको हम लोग प्रोग्रामर यूज करते हैं। स्टैक पॉइंटर में आपको पता है क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक्स। ठीक है, और स्टैक्स कहां मिलते हैं, मेमोरी में मिलते हैं, क्योंकि मेमोरी में देखो हमें तीन चीजें मिलती हैं, प्रोग्राम का मतलब हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, और डेटा मिलेगा, और डेटा के साथ साथ हमें स्टैक्स मिलेंगे। अब ये जो वैल्यू है, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास कोई डेटा है, तो उस डेटा का कुछ ना कुछ लोकेशन होगी, आप कहीं रहते हो तो उसकी लोकेशन होती है, तो सेम इट इज यहाँ मेमोरी में उनकी कुछ लोकेशन होगी, उन लोकेशन को कौन होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। 16 बिट को हमने दो डिवाइड कर दिया, एक कर दिया एड्रेस में और एक कर दिया एड्रेस एंड डेटा में। अब बात करें एड्रेस की, तो अगर हमने एड्रेस फैच किया तो सिर्फ कौन सी बस यूज होगी, एड्रेस की, और अगर एड्रेस के साथ साथ डेटा भी फैच किया तो हमें एड्रेस और डेटा दोनों बस का यूज करना पड़ेगा। और डेटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। वेरी गुड, तो डेटा बस क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी बाई डायरेक्शनल। जैसे ही कम्युनिकेट करेगी तो वो इंस्ट्रक्शन जो फैच होकर आया है वो कहां स्टोर होगा, वो होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारा डेटा स्टोर हुआ, देन उसके बाद क्या होगा, रजिस्टर में जैसे ही डेटा स्टोर हुआ वैसे क्या होगा, डिकोड होगा। वेरी गुड, तो डिकोड होने के बाद क्या करेंगे, उसे एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कौन कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता, वो सिग्नल जनरेट करता है। तो जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा, तो एग्जीक्यूशन कैसे परफॉर्म होगा, एक्यूमुलेटर से। एक्यूमुलेटर क्या करता है, प्री डिफाइंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आपकी एज्यूम करता है, और सेकंड वैल्यू कहां से आती है, सेकंड वैल्यू आ रही है टेम्पोररी रजिस्टर से, जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है वहां से डेटा आता है, और एएलयू में ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस कहां स्टोर कर देता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देता है। और उसके बाद हमें दूसरी चीज होती है फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या बताती है, स्टेटस बताती है। स्टेटस किसका बताती है, रिजल्टेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, जो हमारा एक्चुअल में रिजल्टेंट जो स्टोर हुआ एक्यूमुलेटर में उसका स्टेटस क्या है, वो किस टाइप का है, वो हमें कौन बताएगा, फ्लैग्स बताएगा। और फ्लैग्स कितना होता है, हमारे पास 5 फ्लैग्स होते हैं और 8 बिट में कंटेन होते हैं। और 8 बिट में कौन कौन से फ्लैग्स आते हैं, AC आता है, ऑक्सिलरी कैरी, साइन कैरी, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये 5 फ्लैग्स हैं जो हमारे 8 बिट में कंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल 8085 आर्किटेक्चर सभी को क्लियर है, कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे 8085 बिल्कुल ही ना आया हो, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, बहुत बार आता है और पेपर में पूछा ही जाएगा। क्लियर है सभी को, ओके बेटा। सो आज हम लोग ने पढ़ा 8085 आर्किटेक्चर। अब सोचो, हम लोग ने देखो बहुत आसान है, माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा टफ नहीं है, बहुत लॉजिकली चीजें हैं। बस मैं यही कहूंगा, आप लोग से रिपीट करूंगा, लेक्चर्स को सिंसियरली लीजिएगा। आपको एक एक चीज मैं रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराऊंगा, एक एक चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है, अपने आप याद हो जाएगा, सारी चीजें आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसको देखो आर्किटेक्चर को याद करने की जरूरत है,
नहीं है। ध्यान रखना, प्रोसेस को याद करना कि प्रोसेस कैसे किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करना, डायरेक्शन अपनी देना। ठीक है, एक्यूमुलेटर में हमने स्टोर किया, स्टोर कहां से हुआ, एएलयू में ऑपरेशन हुआ होगा, एएलयू में ऑपरेशन हुआ तभी तो वो ऊपर गया, वो वापस एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर से डाउन क्यों हुआ, क्योंकि एक्यूमुलेटर में पहली वैल्यू हमारी एक्यूमुलेटर में जाती है, ए से हमें वैल्यू मिलेगी, पहली वैल्यू हमारी प्री डिफाइंड है, ए ही से आएगी। ठीक है, पहला एएलयू हो गया। दूसरी कहां से आएगी, दूसरी आएगी रजिस्टर से। रजिस्टर कहां से आएगा, जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर से कहां पे जाएगा, टेम्पोररी रजिस्टर में जाएगा, थोड़ी देर के लिए डेटा को होल्ड करेगा। टेम्पोररी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर की दोनों की वैल्यू को जो भी करना हो एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन वापस से रिजल्टेंट में स्टोर करेगा, और रिजल्टेंट का स्टेटस कौन बताएगा, फिर से हमारा फ्लैग्स बताएगा। फिर इन सबको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा टाइमिंग एंड कंट्रोल। हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है, ऐसे इसको कौन कंट्रोल करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ठीक है, अब बात करें उधर से रजिस्टर कौन सा सेलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बीओसी करना है, डीई करना है, एचएल करना है, या आपको प्रोग्राम काउंटर सेलेक्ट करना है, या स्टैक पॉइंटर करना है। अब उसके नीचे एक आया होगा आईएनसी और डीईसी, ध्यान देखो। ठीक है, मैंने स्क्रीन स्टॉप की है, आप अपने उसमें देखो, दिख रहा है आईएनसी और डीईसी। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, बहुत बहुत माइन्यूट सी चीज है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब आपकी स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड। ठीक है, स्टैक पॉइंटर में कैसे रिलेटेड, टॉप ऑफ द स्टैक हम करते हैं स्टैक पॉइंटर। जब हम पुश करते हैं या पॉप करते हैं, कोई भी हम पुश करेंगे तो इंसर्ट करेंगे, पॉप करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक ही करेंगे। ठीक है, जब हम आपको ध्यान हो, अगर हम पॉप करते हैं तो हमारा इंक्रीमेंट होता जाता है, और पुश करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, बताएगा कोई? आपने ये ऑपरेशन पढ़े हैं ना, पुश एंड पॉप, स्टैक पॉइंटर, इवन हमने कोवा में भी पढ़ा था, ऑपरेशंस डिक्रीमेंट करता है। वेरी गुड। सो इसी के अकॉर्डिंग उसको हमने वहां पर दिया है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अच्छा, एक चीज जो मैंने पूछना भूल गया आप लोग से, अगर हमें प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट मतलब एड्रेस, पहला एड्रेस सीक्वेंस वाइज में चलेंगे, पहले एड्रेस को हमने ले लिया, उसका डेटा आ गया, उसे एग्जीक्यूशन में डाल दिया, तो अगर हमें नेक्स्ट मतलब डेटा चाहिए होगा तो फिर सबसे पहले कब आएगा, प्रोग्राम काउंटर में एग्जीक्यूशन के बाद आएगा या एग्जीक्यूशन से पहले आ जाएगा डेटा? एग्जीक्यूशन के पहले आ जाएगा। वेरी गुड प्रिंस, पहले आएगा। ध्यान रखना, हमेशा प्रोग्राम काउंटर एड्रेस को पहले कंटेन कर लेगा, जैसे ही वो रजिस्टर में स्टोर करेगा डेटा पैच करने के बाद। ठीक है, रजिस्टर में स्टोर कर देगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। वैसे ही प्रोग्राम काउंटर ये नहीं वेट करेगा कि तुम पूरा एग्जीक्यूशन करा लो फिर हम लेंगे नेक्स्ट वैल्यू, नहीं, वो तुरंत का तुरंत क्या करेगा, एड्रेस को कंटेन करता जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर सभी को? तो आई थिंक अब पूरा ओवरऑल 8085 डायग्राम सभी को क्लियर हो गया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो हमारा होगा, ध्यान से रखना, ध्यान में रखना, एड्रेसिंग मोड्स। हमने एड्रेसिंग मोड्स करीब 10 एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे। ठीक है, वो क्या क्या पढ़े थे, इमीडिएट पढ़ा, इंप्लाइड पढ़ा, इम्प्लिसिट पढ़ा, ठीक है, रजिस्टर पढ़ा, रजिस्टर इनडायरेक्ट पढ़ा, बेस पढ़ा, इंडेक्स पढ़ा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, तो अब हम कुछ ही एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे, पहले हम उसका ओवरव्यू देख लेंगे, लेकिन हम बेसिकली आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में हम 8085 जब पढ़ेंगे तो 8085 बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है, इसके कुछ एड्रेसिंग मोड्स हैं, उनके एड्रेसिंग मोड्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स यूज होते हैं। बेसिकली 5 एड्रेसिंग मोड्स इसमें यूज होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे। और अजय का एक क्वेश्चन आया है, सर इंटरप्ट कंट्रोल का यूज बताना है, तो इंटरप्ट बेटा एक अपने में एक टॉपिक है, तो मैं आपको अभी हिंट के तौर पर बता देता हूं। इंटरप्ट बेसिकली आपने कई कैटेगरी के पढ़े हैं, हार्डवेयर, मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर, नॉन वेक्टर। ठीक है, इसमें कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, कहां पे कंट्रोल होना है, ये मैं इसी में ही बताऊंगा 8085 में। ठीक है, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका यूज मैंने अभी बताया था कि ये सारी पिन्स हैं, इन पिन्स का अपना अलग रोल है, वो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों पैरेलली चलेंगी, क्योंकि यूनिट 2 भी 8085 है और यूनिट 1 में ये बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसलिए इसका इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। किसी को अगर भी दिक्कत हो तो बताएं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।